हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अभी हम बेटा सिर्फ 3 सैंपल पेपर हमारे बकाए हैं, खत्म करने की तरफ दौड़ रहे हैं इस सीरीज को। मैं अपनी एक वेबसाइट का नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, सक्सेस मंत्रा। मंत्रा में डबल ए लगाना मत भूलना। www.successmantra.com पे आप जा सकते हैं और बाय कर सकते हैं मेरे पेड सैंपल पेपर भी। हमने पेड सैंपल पेपर अलग बनाए हैं, ये एक अलग सीरीज है जहां 10 सैंपल पेपर बिजनेस स्टडीज के लिए, 10 इकोनॉमिक्स के लिए और 10 अकाउंटेंसी के लिए है। अगर आप इंडिविजुअली बाय करेंगे तो 100 रुपए का एक बंडल है ये, यानी कि बिजनेस स्टडीज के 10 वीडियोस, 10 सैंपल पेपर आपको 100 रुपए में मिल जाएंगे। ऐसे इकोनॉमिक्स के 100 रुपए में और अकाउंटेंसी के 100 रुपए में। और अगर तीनों बाय करेंगे तो ये 250 आपको कॉस्ट करेंगे। आप इन चीजों का भी बेटा वहां पर जाकर फायदा उठा सकते हो। आई एम श्योर बेटा 100 रुपए की वर्थ तो आप समझ सकते हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये तो बस हम कॉस्ट कवर कर रहे हैं वेबसाइट की और कुछ भी नहीं। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। 2016 का आज हम सीबीएसई क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोसेस यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। बेटा प्रोसेस का मतलब शायद सब समझते ही हैं। प्रोसेस का मतलब है सीक्वेंस ऑफ स्टेप। बेटा प्रोसेस का मतलब है सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट मस्ट बी टेकन बाय द मैनेजमेंट टू परफॉर्म अ टास्क। तो कहीं ना कहीं बेटा हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ा है, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, हर जगह पे काम सुना है। प्रोसेस आते ही मैं क्या बोलता था बेटा बैच में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है बेटा। अगर इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, ऐसा यहाँ पर प्रोसेस का मतलब है। आगे बढ़ जाते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, या अथॉरिटी मींस राइट टू कमांड योर सबऑर्डिनेट्स। तो ये मतलब है बेटा अथॉरिटी का। आगे बढ़ जाते हैं। नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। बेटा मैन पावर को एफिशिएंसी से यूटिलाइज करना हमेशा फंक्शनल स्ट्रक्चर में आसान होता है। एक काम सिखाना है और उसे कहना चल कर परफॉर्म कर। डिविजनल स्ट्रक्चर में बेटा आपको मल्टीपल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं एफिशिएंसी से काम कर पाएगा बेटा कोई भी स्टाफ। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट द रोल ऑफ गैंग बॉस इन अ फंक्शनल फॉरेंसिक। गैंग बॉस का काम क्या होता है बेटा, कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन। बेटा अगर मैं कहूँ एक फैक्ट्री 10 बजे शुरू होती है और शाम के 7-8 बजे तक चलती है, तो गैंग बॉस हमेशा उस फैक्ट्री में 8, साढ़े 8, 9 बजे आते हैं। जो क्या करते हैं, प्राइमा फेशिया सारे टूल्स और मशीनरी को चेक करेंगे और देखेंगे कहीं कोई एक्सीडेंट का चांसेस तो नहीं है। ग्रीसिंग ऑयलिंग देंगे, यानी कि मशीन और टूल्स को रेडी करते हैं फॉर ऑपरेशन। ये गैंग बॉस का काम है। आगे बढ़ Fifth one, the size of assets, the profitability, and the competitiveness are affected by one of the financial decision. Name and state the decision. बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात चल रही है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही साइज ऑफ एसेट से रिलेट करता है, तो ये बहुत बड़ा हिंट हो जाता है। खैर ये लाइन एनसीईआरटी की है, जो पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा बेटा। सिक्स्थ वन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करने वाला कोई फैक्टर डिस्कस्ड है बेटा, पढ़ते हैं एक बार। Radhika and Mani, who are young fashion designers, left their job with a famous fashion designer chain to set up a company, Fashionate Private Limited. They decided to run a boutique during the day and the coaching classes for the entrance examination of NIBT in the evening. For the coaching center, they hired the first floor of nearby building, and their major expenses was money spent on photocopying of notes for their students. They thought of buying a photocopier, knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make the use of photocopier. एक फोटोकॉपियर उन्होंने बाय करा, उन्हें ये भी पता कि हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके मेजर खर्चा फोटो स्टैट का ही है। In the basement of the building of Fashionate Private Limited, Praveen and Ramesh were carrying on a printing and stationery business in the name of Neo Prints Private Limited. Radhika approached Praveen with a proposal to buy a photocopier jointly, which could be used by both of them without making separate investment. Praveen agreed to this.
बेटा कौन सा फैक्टर है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कि मतलब किस लेवल का आपका कोलैबोरेशन है, ये भी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। अब सोचो बेटा राधिका अगर ये सारा की सारी इन्वेस्टमेंट खुद करती और 100% फोटोकॉपियर अपने नाम पर बाय करती तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। अगर उसने कोलैबोरेट किया कहीं ना कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप करी तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई। अगर लेवल पता लग जाए कोलैबोरेशन पर, मैं बोल लेवल और ज्यादा है, 50-50 की कोलैबोरेशन नहीं 75-25 की है, कि राधिका की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 25% है और जो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं उनकी 75% है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन था वो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का ही था। आगे बढ़ जाते हैं। नेम द मार्केटिंग फंक्शन व्हिच इज कंसर्न्ड विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। प्रमोशन मिक्स, तो प्रमोशन का ही जिक्र है यहाँ पर। स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मानुज एक्सरसाइज। Manoj bought a packet of chips from a local shopkeeper and found that the ingredients given on the label were not legible. ठीक है जी, he complained about it to the company and the company sent a written apology stating that they will make sure that the existing packets are withdrawn from the market and the new packet with legible labels are soon available. तो कस्टमर कौन सा कंज्यूमर राइट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है? बेटा कंपनी ने मानुज की बात को आराम से सुन लिया, राइट टू बी हियर्ड की बात चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा है। तो 9th वन, एक्सप्लेन द 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, बस हेडिंग की बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी कुछ पूछना हो समझना हो तो डिटेल्ड वीडियोस को पक्का रेफर करो, वहां पर समझना है तो पक्का बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे कंप्लेन लिख सकते हो। बाकी मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको 8755910352। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हो, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके मैसेज का रिप्लाई पक्का करूँ। रही बात 3 फीचर्स की प्लानिंग के, बेटा पढ़ा है आपने कहीं ना कहीं प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव की बात पढ़ी होगी। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ भी लिखो बेटा, कोई 3 फीचर लिखने हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दी है। आगे बढ़ते हैं। Identify any two communication barrier because of which Bigmac Enterprises was not able। बेटा कहीं ना कहीं कुछ इशू है, लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या है, दो कम्युनिकेशन के बैरियर कुछ है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। स्टेट वन मोर बैरियर ईच ऑफ द टाइप आइडेंटिफाइड इन ए अबव। ए में हमने कहीं ना कहीं कुछ टाइप आइडेंटिफाई करे कि कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है, तो उनका एक एक और लिख देना है। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। Mr. Shubhendru Bose is the owner of Big Mac Enterprises, carrying on a business of manufacturing various kind of biscuits. There was a lot of discontentment in the organization and the target were not being met. He asked his son Naval, who had recently completed his MBA, to find out the reason. Naval found that all the decision making of the enterprise were in the hand of his father. His father didn't believe in his employees. As a result, both employer and the employee were not able to understand each other message in the same sense. Thus, the employee were not happy and the target were not. यानी कि क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टू कम्युनिकेशन बैरियर बिकॉज ऑफ विच बिगमैक एंटरप्राइजेस वाज नॉट एबल टू मीट द टारगेट, ये क्वेश्चन होगा। अब बेटा कौन से दो कम्युनिकेशन बैरियर हैं समझ में आते हैं, देखते हैं। नवल ने जब बोला कि सारे का सारा डिसीजन उसके फादर करते थे, तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, आपको याद होगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में फर्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करते हो ना कहीं बैरियर रहता ही रहता है कम्युनिकेशन में, बात करने का समय ही नहीं मिल पाता ना सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके बाद उसके फादर एम्प्लॉय को में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। साइकोलॉजिकल बैरियर हेडिंग का नाम है डिस्ट्रस्ट। तो यहां से बेटा पहले आप स्पेसिफिक बैरियर का नाम लिखना, ब्रैकेट में लिख देना ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर का एक एक पॉइंट और लिखना है। साइकोलॉजिकल बैरियर में लिख सकते हो लैक ऑफ अटेंशन वाली बात, और रही बात ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी या और भी कुछ जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 11th वन की तरफ। आपको कहा जाता है नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड टू फिल अप द अबव स्टेटेड वैकेंसी, आल्सो स्टेट एनी वन मेरिट
of each of the above identified source of recruitment. तो बेटा सबसे पहले मुझे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ढूंढने हैं और उनकी एक एक मेरिट भी बतानी है। देखो मैं कुछ भी सोचूं यहाँ पर कुछ भी ढूंढूं, आप ध्यान रख लेना अगर किसी की कोई स्पेसिफिक मेरिट है, मान लो मैंने यहाँ ढूंढ लिया लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या होता, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर की कोई स्पेसिफिक मेरिट है तो मैं स्पेसिफिक मेरिट लिखूंगा। अगर उसकी कोई स्पेसिफिक मेरिट नहीं होगी तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की जो भी जनरल मेरिट है वो चिपका सकता। तो ध्यान रख लेना बेटा, अगर स्पेसिफिक कोई मेरिट है तो वो लिख दो, नहीं है तो आप जनरल मेरिट ही लिख सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। कहता है आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द एचआरएम ऑफ द सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड डिसाइडेड टू लीव द कंपनी। The CEO of the company called Jyoti the HRM and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. CEO ने ज्योति को कहा कि आप वैकेंसी फिल करके जाना। Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful. The CEO agrees to the same. देखो बेटा क्या बोला ज्योति ने, मेरी जो सबॉर्डिनेट थी मिस अलका पंडित वो बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, अगर उसको आप हायरार्की में ऊपर पोस्ट कर दो, मतलब मेरी जगह पर ले आओ, एचआरएम बना दो, तो वो कर देगी वैकेंसी फिल। और ऐसा ही सीईओ ने किया। अगर उसको वैकेंसी, अगर उसको बेटा हायरार्की में ऊपर मूव किया गया है तो कौन सा सोर्स, समझदार को इशारा काफी, प्रमोशन किया जा रहा है जो कि इंटरनल सोर्स का एक पार्ट है। दूसरी बात बेटा उसकी एडवांटेज लिखने की, तो प्रमोशन के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है मोटिवेशन। प्रमोशन हैज अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। और बेटा एक सिंगल प्रमोशन नहीं होता कभी ऑर्गेनाइजेशन में, अ सिंगल प्रमोशन लीड्स टू अ चेन ऑफ प्रमोशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की मेरिट मोटिवेशन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। Miss Alka Pandit contacted Keith recruiters who advertised for the post of marketing head for the Sener Enterprises Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. देखो आपने एडवर्टाइज नहीं किया वैकेंसी को, आपने कीथ रिक्रूटर्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने वैकेंसी एडवर्टाइज की। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लिखाते हैं एडवर्टीजमेंट, भैया आपने ऐड किया ही नहीं है, किसी कीथ रिक्रूटर ने ऐड किया, आपने तो कीथ रिक्रूटर को अप्रोच किया। तो कीथ रिक्रूटर यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हो सकती है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो सकता है। सीबीएसई ने जब आंसर दिया था इसका प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट दिया था। देखो मैंने एक बात ही बोलता हूँ बेटा हमेशा, कीथ रिक्रूटर इन इस नाम से कभी नहीं पता लग सकता आप गवर्नमेंट ओन गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो, ठीक है ना, या प्राइवेट ओन प्राइवेट रेगुलेटेड हो। अगर आप गवर्नमेंट ओन गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज आंसर, और अगर आप प्राइवेट ओन प्राइवेट रेगुलेटेड हो तो आंसर इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो बेटा नाम से कुछ क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Raman's vacancies was filled by screening the database of unsolicited application line in the office, मतलब casual callers। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर मैं बात करूं ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो वहां पर आप लिख सकते हो फ्रेश टैलेंट मेरिट के तौर पर कि फ्रेश टैलेंट आएगा। और अगर मैं कहूँ कैजुअल कॉलर, तो कैजुअल कॉलर बेटा बहुत इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। तो मैंने तीनों सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताया और तीनों की मेरिट्स डिस्कस कर दी। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। By quoting the lines from the above para, identify and state any two functions that were performed by SEBI in the above case। ठीक है जी, पढ़ते हैं। मिस्टर संजय नेहरा है ये नाम। मिस्टर संजय नेहरा was the chairman of Taran Bank. The bank was earning good profit. Shareholders were happy as the bank was paying regular dividend. The market price of the share was steadily rising. The bank was about to announce taking over of Veena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew the share price of Taran Bank would rise on this announcement. मिस्टर संजय नेहरा को पता था कि तरन बैंक का दाम बहुत बढ़ जाएगा जब वो ये अनाउंसमेंट पब्लिक करेंगे कि वो वीना बैंक को बाय कर रहे हैं। Being a part of a bank, he was not allowed to buy a share of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to buy 5 crores rupees share of his bank, promising him the capital gain. उसने सुधीर को कहा 5 करोड़ के शेयर बाय कर लो, पक्का कैपिटल गेन होगा।
As expected, the share price went up by 40% and the market price of Sudhi's share was now 7 CR. He earned a profit of rupee 2 crore and gave rupee 1 crore to Mr. Sanjay Nehra and kept rupee 1 crore for with himself. ये जहां जहां एक रुपी का सिंबल है, ये भी रुपी का सिंबल है, ये भी रुपी का सिंबल है. On regular inspection and by conducting inquiries of the broker involved, SEBI was able to detect this irregularity. The SEBI imposed a heavy penalty on Mr. Sanjay Nehra. बेटा अब सेबी के रही फंक्शन की बात, ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी से लेकर इरेगुलरिटी तक, ये कहीं ना कहीं बेटा सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है. कि सेबी क्या करता है, इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकता है, किसी को भी सम्मन भेजकर बुला सकता है अपने ऑफिस में इंक्वायरी के लिए. दूसरी बात, जहां मिस्टर संजय नेहरा के ऊपर हैवी पेनल्टी लगी, यहां पर आंसर हो जाता है प्रोटेक्टिव फंक्शन. बेटा कहीं ना कहीं सेबी का काम है टू कंट्रोल द इनसाइडर ट्रेडिंग. आपको नहीं लगता बेटा ये कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डील कराया संजय नेहरा जी ने? ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं पता थी, आपने चोरी छुपे उस इंफॉर्मेशन पे डील करा दिया. तो कहीं ना कहीं बेटा इनसाइडर ट्रेडिंग के आप जिम्मेदार हो और सेबी का काम कंट्रोल करना है इनसाइडर ट्रेडिंग को. इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से पेनल्टी लगाई जा रही है, प्रोटेक्टिव फंक्शन आंसर हो जाता है. मैंने लाइन कोट करके बता दिया बेटा आंसर. आगे बढ़ जाते हैं. स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ, फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एनजीओ कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? 6 पढ़े हैं बेटा हमने एनसीईआरटी में, कोई 3 लिख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन. रही बात अगर थोड़ा सा डिस्कशन करना हो तो मैं एक एक लाइन बोल देता हूँ. दे पब्लिश पीरियोडिकल्स जर्नल्स टू क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है ना. दे कंडक्ट सेमिनार वर्कशॉप टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, टू कैरी आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग इन द एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज. चलो सी आगे बढ़ाओ. एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है 4. डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, आगे बढ़ो. Identify and explain the dimension of business environment discussed in the above case. बिजनेस एनवायरमेंट के डायमेंशन बताने हैं जी. पढ़ते हैं बेटा. A recent rate cut in the interest on loan announced by the banks encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from SBI to experiment and develop a car. होगा develop a car to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited it in a science fair organized by डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और बाद में उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला. कौन से डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के? बेटा रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं ना कहीं गिर रहा है, समझदार को इशारा काफी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पूरा हिंट है. एक ऐसी कार वो डेवलप कर रहा है जो फ्यूल जो गार्बेज से बनेगा उससे चलेगी. आपको नहीं लगता बेटा एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात चल रही है? ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पूरा हिंट है. 2 ही डायमेंशन हो सकते थे, हमने दोनों डिस्कस कर दिए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच परमिट्स स्टीलो लिमिटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑल द डायरेक्शन. बेटा समझदार को इशारा काफी, मुझे केस नहीं पढ़ना, मैं तो रिक्वायरमेंट यहीं से समझ में आ रही है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच परमिट्स स्टीलो लिमिटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन. कहीं से भी किसी भी फ्लो में किसी भी डायरेक्शन में बात करो. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सारे हिंट है. केस पढ़ लोगे तो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निकल जाएगा बेटा आंसर. ठीक है जी. और कहता है स्टेट अनदर एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन ए अबव. और रही बात 2 वैल्यूज की, तो ऐसे क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है, एलिमिनेट हो चुके हैं. ऐसे क्वेश्चन बेटा नहीं आते. अनदर एडवांटेज की बात कर लो. तो वो और क्या एडवांटेज हो सकती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? सोशल नीड फुलफिल हो जाती है, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स. ठीक है जी. जो बात करने की जरूरत है ना वो पूरी हो जाती है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाते हैं. फास्ट कम्युनिकेशन तो बेटा दिया ही हुआ है इसमें. तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वन ए पार्ट और 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा नेक्स्ट पार्ट भी. खैर ये तो कोर्स में नहीं रहा, अब मैंने बता दिया बेटा इसका आंसर. आगे बढ़ जाते हैं बेटा. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और 2 एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए. स्टेट द फीचर ऑफ एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय द सीईओ. अच्छा जी
देखते हैं, स्टेट द फीचर ऑफ एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, उसका कोई एलिमेंट है, उसके फीचर लिखने हैं। बेटा एलिमेंट आपको क्या लगता है, बहुत सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के हैं। प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के हैं, सब डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं बेटा। तो थोड़ा सा हिंट तो मिला कि डायरेक्टिंग की तरफ की स्टडी झुकी रहेगी। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, 4 एलिमेंट है, तो उनमें से किसी के फीचर होंगे बेटा, पढ़ते हैं। Alpha Limited was dealing in renewable energy. To get the business, the team leader and his team used to travel to different states to give presentation to their clients. As per the policy of the company, the leader used to travel by air, whereas his team traveled by road or train. It was not only time consuming, but also at time forced female team member to travel alone. ठीक है जी? As a result, the subordinates were not acting in a desired manner to achieve organizational goals. The CEO came to know about it. He called the team leader, discussed the matter with him, and decided to change the travel policy of the company. It was decided that all the members, including the leader, would travel together in future and would usefully utilize the traveling time in discussion with the subordinate about presentation to be given to clients. This made the positive impact and every member of team started acting in a manner as decided by the team leader. सर मुझे तो एक बारी में कनेक्ट हो गया था, ठीक है, मैं बस थोड़ा सा पूछ नहीं लिया मैंने। अब आप सोच सकते हैं कि क्या आंसर किस एलिमेंट की तरफ झुक रहा है। बेटा मोटिवेशन की बात चल रही है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, पता है आपको मोटिव क्या होता है? इनर थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट इंडिविजुअल टू टेक एनी एक्शन। कहीं ना कहीं इनर थॉट्स, कहीं ना कहीं इंसान की जरूरतें मोटिव होती है, और मोटिवेशन क्या होता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड। अब आप समझो, क्या कर रहे थे एम्प्लॉय? ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, बाय रोड बाय ट्रेन ट्रेवल कर रहे थे, और उनका लीडर एयर से ट्रेवल कर रहा था। इसकी वजह से कई बार फीमेल स्टाफ को अकेले ट्रेवल करना पड़ता था, और इसी बात की वजह से कहीं ना कहीं टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे, वो डिजायर्ड वे में रिजल्ट नहीं आ रहे थे। सीईओ ने क्या करा बेटा? उनकी वही जरूरत सेटिस्फाई कर दी जो उनकी जरूरत थी। अगर बेटा वही जरूरत सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसे तो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का बेसिक क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। इंसान की जरूरतें मोटिव है, एम्प्लॉय की जरूरतें मोटिव है, अगर उनका सेटिस्फेक्शन हो जाए वही मोटिवेशन है। तो बेटा वही जरूरतें सेटिस्फाई कर दी गई हैं। अब रही बात मोटिवेशन के फीचर लिखने की, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो लिखते रहे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Name and state the communication tool used by the marketer in the case to improve its image. Also explain role of the tool as identified in A. सर देखो 99% केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कम्युनिकेशन टूल बताना है, पब्लिक रिलेशन आंसर और उसके रोल लिख देना। बट 1% बता सकता हूँ बेटा, पर्सनल सेलिंग भी आंसर हो सकता है और उसके भी रोल हमारे कोर्स में। 1% है लेकिन वो स्कोप। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं, कंफर्म करते हैं क्या ये बात पब्लिक रिलेशन की तरफ जा रही है। A company was marketing water purifiers which were very popular due to their quality and after sales services provided to customers. The company was a leading company in the market and earning huge profits. Because of the huge profits, the company ignored the after sales services, and as a result, its relation with the customer got spoiled and the image of the company was damaged in the public. सर बात कहीं ना कहीं हिंट जाना शुरू हो गया, ठीक है ना? कस्टमर के साथ रिलेशन भी बिगड़ रहा है और कंपनी की इमेज खराब हो गई। टॉप मैनेजमेंट became concerned when the profit for the current quarter fell steeply. On analysis, it was revealed that ignoring the after-sales services was its reason. Therefore, the company took all the possible measures to protect and promote its favorable image. प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इमेज, यही हिंट होता है पब्लिक रिलेशन का सबसे बढ़िया। तो आंसर मिल चुका है मुझे। 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करने का कोई विचार नहीं है, ठीक है ना? हेडिंग आपको पता ही होंगी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। Quoting line from the above para, identify and explain the different types of plan discussed. अच्छा जी, कौन से टाइप ऑफ प्लान डिस्कस हुए पढ़ते हैं। 2 years ago, Madhu completed a degree in food technology. She worked for some time in a company manufacturing chutney, pickles, and murabbas.
She was not happy in her company and decided to have her own organic food processing unit for the same. She set the objective and the target are formulated to achieve the same. चलो जी ठीक है बेटा, यहां तक कोई भी काम की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। One of her objective was to earn 10% profit on the amount invested in the first year. फर्स्ट ईयर में कंपनी का एम क्या है, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करिए उसका 10% प्रॉफिट कमाए। बेटा पहला टाइप ऑफ प्लान मिल गया मुझे, यही ऑब्जेक्टिव है। It was decided that raw material like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3-month credit from farmer cultivating organic crops only. बेटा ये लाइन पूरी सेकंड लाइन ओनली तक पॉलिसी है कंपनी। कंपनी की पॉलिसी 3 महीने के उधार पे खरीदते हैं डैश 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 प्रोडक्ट, और किससे खरीदते हैं, उन्हीं फार्मर से खरीदते हैं जो ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी हमारी पॉलिसी है। आगे बढ़ जाओ। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स, जैसे ही वर्ड आ गया फॉलो द स्टेप्स, आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट थ्रू हर ओन आउटलेट। शी अपॉइंटेड मोहन एज अ प्रोडक्शन मैनेजर और डिसाइडेड द एग्जैक्ट मैनर। मैं आपको बता देता हूं बेटा, फॉलो द स्टेप्स या एग्जैक्ट मैनर एक ही चीज का हिंट होता है, प्रोसीजर। मैं सब बैच में भी बोलता हूँ बहुत बार। तो यहां तक लेकर, यहां से शी ऑल्सो से लेकर कैरिड आउट तक एक ही हिंट है, प्रोसीजर। आगे बढ़ो। मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर। एक उसने स्टेटमेंट बनाई जिससे पता लग रहा है कितने वर्कर रिक्वायर्ड है पूरे साल। इसे ही तो बेटा हम बोलते हैं बजट। ये बेटा बजट ही बनाया जा रहा है कि पूरे साल कितना एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होगा। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, फ्यूचर के लिए बनती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ही तो हुई। आगे बढ़ जाते हैं। जब भी ये हिंट हो ये बजट की तरफ इशारा करेगा। अगली लाइन भी बजट है। मधु इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट हर सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एरिया वाइज सेल्स टारगेट फॉर द फोर्थ कमिंग क्वार्टर। बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट के एरिया वाइज सेल्स टारगेट तैयार कर रहे हो आप फोर्थ कमिंग क्वार्टर के, आने वाले क्वार्टर के। अगेन बजट। देखो आपने कभी प्रैक्टिकली नहीं बनाया, आपने सिर्फ थ्योरेटिकल टर्म पढ़ी, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा मुश्किल है। सीए में आ जाओ, एफएम करके एक सब्जेक्ट होता है, वहां सेल्स बजट बनवाए जाएंगे, तो बहुत अच्छा से आइडिया हो जाएगा बेटा किसकी बात चल रही है। ये कुछ और नहीं बेटा, सेल्स बजट का ही परफेक्ट एग्जांपल है। आने वाला टाइम, बजट क्या होता है बेटा, आने वाले टाइम के लिए ही बनते हैं। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की, तो कहीं ना कहीं बेटा सेल बजट का परफेक्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। While working on the production table, a penalty of ₹100 per day for not wearing the caps, gloves and apron was announced. ये कुछ और नहीं बेटा, पेनल्टी वर्ड दिख जाए आंसर सिर्फ एक हो सकता है, रूल्स, और ये रुपी का सिंबल है बेटा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। A part from the above para quote line that indicate formal and informal communication. तो मुझे लाइन कोट करके बताना है कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन है कौन सा इनफॉर्मल। स्टेट एनी टू फीचर ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और सी पार्ट कोर्स का पार्ट नहीं है। इनफॉर्मल के दो फीचर तो लिख सकते हो, फुलफिलिंग सोशल नीड्स और फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और फास्ट कम्युनिकेशन। कोई दो लिख दो, हो गया खत्म, यही फीचर है उसके। रही बात लाइन आइडेंटिफाई करने की, पढ़ते हैं। Arun is working in a MNC in Gurgaon. He was running temperature for the last many days. When his blood was tested, he was found positive of dengue with a very low platelet count. Therefore, he was admitted in a hospital and a blood transfusion was advised by the doctor. One of his colleagues sent a text message about it to his immediate superior, Mr. Naren. Mr. Naren, in turn, sent a text message to the employee of the organization, requested them to donate blood for the Arun. बेटा वन ऑफ हिज कलीग सेंट अ टेक्स्ट मैसेज मिस्टर नरेन, और नरेन जी ने भी फिर टेक्स्ट मैसेज किया। दोनों ने टेक्स्ट मैसेज किया, वन से लेकर अरुण तक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये कोई फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो आप, तो ये इनफॉर्मल में आ जाता है। When the general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleanliness of surroundings. बेटा जब जीएम ने ऑर्डर किया फ्यूमिगेशन कंपनी के प्रेमाइसेस में, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की लाइन है, वेन से लेकर सराउंडिंग्स तक। चलो आगे बढ़ते हैं।
दो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। 5 पॉइंट हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ेंगे बेटा, अपने आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं प्रिपेयर किया कभी भी तो बेटा रिवीजन बैच की वीडियोस को रेफर मत भूल, मतलब हर हाल में रेफर करें, ठीक है, उसको रेफर करना मत भूलें। और एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की 4 कैरेक्टरिस्टिक। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, पढ़ा होगा आपने, इसके लिए भी आप वीडियोस को ही रेफर कर सकते हो। 24th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, show your working clearly, also state any 3 factor that favor the issue of debenture by the company as a part of its capital structure। बेटा आपसे ना बी पार्ट जो पूछा जा रहा है ना, इसके लिए किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, केस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं जो इश्यू ऑफ डिवेंचर का फेवर करेंगे? बेटा मैं हमेशा वैसे बोलता हूँ, डेट में वो ताकत है जो इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर्स में कभी नहीं हो सकती। तो बेटा डेट के बहुत सारे फायदे ऐसे जो इक्विटी में कभी हुए ही नहीं, जैसे कि डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है हमेशा, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, टैक्स सेव करा कर देता है, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज। तो बेटा डेट में ये 4 फायदे होते हैं, इसने 3 पूछे, कोई 3 लिख सकते हो। अब पढ़ते हैं बेटा केस क्या है। वीओ लिमिटेड एज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, शेयर कैपिटल है उसके पास ₹60 लाख, रूपी का सिंबल होगा। द ईपीएस इन द प्रीवियस ईयर वाज 50 पैसा। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 lakhs। द कंपनी रेज्ड फंड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर फॉर द सेम। कंपनी को 40 लाख चाहिए थे, कंपनी ने 10% डिबेंचर से पैसे ले लिए। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, रूपी का सिंबल होना चाहिए, 8 लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट पेड 40% टैक्सेस। तो शेयर होल्डर को फायदा होगा या नुकसान, मुझे ये बता बेटा। 24th क्वेश्चन, फायदा या नुकसान निकालने से पहले मैं हमेशा बैच में बोलता हूँ, जब भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, हमेशा सबसे पहला आपका काम है आरओआई निकाल दो कंपनी की। आरओआई कैसे निकलती है? क्या कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, क्या रिटर्न कमाया कितनी इन्वेस्टमेंट लगाकर, या इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा क्वेश्चन ने बताया कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे 8 लाख रुपए कमाए, लास्ट टाइम ने यही बताया। 60 लाख रुपए के मेरे पास इक्विटी शेयर पहले से थे, और 40 लाख रुपए मैंने 10% डिवेंचर से लिए, तो मैंने 8 लाख रुपए कमाए हैं 1 करोड़ रुपए लगाकर, यानी मेरे बिजनेस का आरओआई कितना है? 8%, विच इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट। मैं 10% डिवेंचर से पैसा ले रहा हूँ, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ? जहां मुझे सिर्फ 8% कमाई आती है। क्या शेयर होल्डर को कभी फायदा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा शेयर होल्डर को बेटा लॉस होगा। अब रही बात कैलकुलेशन से इस चीज को साबित करने की, तो कैलकुलेशन से साबित कर देते हैं। मेरे बिजनेस का ईबीआईटी कितना है बेटा? 8 लाख रुपीस है। कंपनी में पेमेंट बांटने का एक फिक्स सीक्वेंस है, सबसे पहले माइनस करो इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? मैंने 40 लाख रुपए डिवेंचर से लिए, 10% डिवेंचर से, तो 40 लाख का 10%, 4 लाख रुपए तो ब्याज ही दूंगा। क्या बचा मेरे पास? अर्निंग बिफोर टैक्सेस, अर्निंग बिफोर टैक्सेस मेरे पास 4 लाख ही बचा। माइनस कर दो बेटा टैक्स रेट, क्वेश्चन ने बताया कि टैक्स रेट शायद 40% है, एक बार फिर भी देख लो, यस इट इज 40%। 40% टैक्स माइनस कर दो, 4 लाख का 40%, 1,60,000 माइनस कर दिया। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितना? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 2,40,000। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। कितने हैं मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? बेटा 60 लाख रुपए के इक्विटी शेयर से मैंने पैसे लिए। अगर मैं कंपनी का शेयर 10 रुपए का एस्यूम कर दूं, तो मेरी कंपनी के कितने शेयर? मेरी कंपनी के पास 6 लाख इक्विटी शेयर, 6 लाख से डिवाइड कर दो, अर्निंग पर शेयर रिड्यूस होकर हो जाएगा 40 पैसा, जो कि पहले 50 पैसा था। बेटा हमेशा ये कैलकुलेशन करने से पहले आप आरओआई कैलकुलेट कर लेना। ये एडवांस में आपको बता दें कि शेयर होल्डर को फायदा होगा या नुकसान। इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, हमेशा शेयर होल्डर को फायदा होगा। इफ आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, हमेशा शेयर होल्डर को नुकसान होगा, जो कि मुझे फर्स्ट स्लाइड में ही पता लग गया था। जब मैं सेकंड स्लाइड में आया तो मैंने उस नुकसान को कंफर्म कर दिया। कहां? पहले ईपीएस 50 पैसा था, अब रिड्यूस होकर 40 पैसा हो गया।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो जाता है। 25 लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बेटा आपको कहा जाता है she filed a case in a district forum under Consumer Protection Act and got the relief। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। रिक्वायरमेंट है identify the important aspect neglected by the marketer in a above case, explain briefly the function of the aspects identified in A above। पढ़ते हैं जी। Ashima purchased a bottle of tomato sauce from a local grocery shop। The information provided on a bottle was not clear। जो information है वो clear नहीं है, मतलब लेबल clear नहीं है। She fell sick on consuming it। She filed a case in district forum under Consumer Protection Act and got the relief। कौन सा एस्पेक्ट नेग्लेक्ट किया मार्केटर ने? लेबलिंग को नेग्लेक्ट किया। ऑब्वियसली फंक्शन लिखने हैं मुझे लेबलिंग के। तो बेटा लेबलिंग के 5 फंक्शन है, पढ़ा होगा। डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ एक बार। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट और लीगल इंफॉर्मेशन। ये 5 बातें मुझे लेबलिंग से पता लगती हैं, ये उनके 5 फंक्शन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, अभी 2015 के सैंपल पेपर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और सैंपल पेपर बाय करना मत भूलना, www.successmantra.com से मंत्रा में एक ए एक्स्ट्रा लगा देना, वहां पर आपको होम स्क्रीन पर ही पेपर दिख जाएंगे। ठीक है ना जी। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ जो बच्चा 20 पेपर बिजनेस स्टडीज, 20 पेपर इकोनॉमिक्स, 20 पेपर अकाउंट्स करके जा रहा है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जा रहे हैं, मतलब दुनिया जहान का कोई क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपको करंट ईयर का पेपर नहीं आता होगा? ऐसा मैं नहीं सोच सकता कि 1 नंबर का भी पेपर ना आता हो। पूरी उम्मीद ऐसी है कि जो भी बच्चे इनको पढ़ रहे हैं 100 में से 100 लाने वाले हैं, सभी बच्चे जो इनको पढ़कर जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। रखता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।